आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी मेंसुरेशन की। ठीक है, तो मेंसुरेशन इज़ द विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटराइन ब्लीडिंग ड्यू टू शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटराइन ब्लीडिंग होती है, तो क्या है ये फिजियोलॉजी है हमारी। ठीक है, नॉर्मल, जिसमें क्या होता है यूटराइन ब्लीडिंग होती है। और क्यों होती है? क्योंकि एंडोमेट्रियम शेड होती है उसकी वजह से। ठीक है, उसी का विजिबल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मेंसुरेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ फैक्टर होते हैं जो नॉर्मल मेंसुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्या है? नॉर्मल फीमेल क्रोमोसोमल पैटर्न होना चाहिए। अगर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है तो फिर मेंसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए नॉर्मल फीमेल क्रोमोसोमल पैटर्न होना ज़रूरी है नॉर्मल मेंसुरेशन के लिए, जो क्या होता है 46XX। ठीक है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस का। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स के लिए और प्रॉपर प्रोसेस के लिए। ठीक है, एनाटॉमिकल प्रेजेंस एंड पेटेंसी ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक्ट। पेटेंसी क्या होता है? ओपनिंग या ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना पेटेंसी कहलाता है। तो एनाटॉमिकल प्रेजेंस, प्रॉपर एनाटॉमी होनी चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई मेलफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए जिसकी, और जो आउटफ्लो है ट्रैक्ट का उसमें पेटेंसी होनी चाहिए। फिर रिस्पॉन्सिव एंडोमेट्रियम, मतलब कि इसका रिस्पॉन्स हार्मोन्स की वजह से जो रिस्पॉन्स शो हो रहा है वो शो होना चाहिए, तभी वो रिस्पॉन्सिव एंडोमेट्रियम होगी, क्योंकि तभी वो ग्रो कर पाएगी, तभी वो शेड हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक्टिव सपोर्ट होना चाहिए थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड का। ये क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करेंगे जो हमारी इस फिजियोलॉजी को मेंटेन करेगा। तो ये 5 फैक्टर हैं जो नॉर्मल मेंसुरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये 5 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये याद रखिएगा ये 5 फैक्टर, क्योंकि ये बहुत सारी जगह हम लोग दोबारा से इन्हें पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ कितनी होती है। 28 डेज़ की होती है ये साइकिल। ये वेरी कर सकती है 21 to 35 डेज़ तक। एवरेज लेके चलते हैं हम लोग हर डाटा, तो 28 डेज़ की लेंगे। ठीक है, और ये 21 से 35 तक ये वेरी करेगी। ड्यूरेशन 3 से 5 दिन एवरेज, बट 2 to 7 है तो भी वो नॉर्मल माना जाएगा। ठीक है, ब्लड लॉस कितना होगा? 30 to 50 ml ब्लड पर साइकिल लॉस होता है, जिसमें से एवरेज लिया जाता है 40 ml। ठीक है, 30 भी नॉर्मल है, 50 भी नॉर्मल है और 40 हम लोग एवरेज लेके चलते हैं, तो ये 40 ml। नॉर्मल फिजियोलॉजी जिसमें मेंसेस एब्सेंट होती है वो क्या क्या होंगी? बिफोर प्यूबर्टी मेंसेस नहीं होगी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंसुरेशन नहीं होगी, ड्यूरिंग लैक्टेशन और आफ्टर मेनोपॉज ये नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पर मेंसेस एब्सेंट होती है इन कंडीशंस में। अब मेनार्ज क्या होता है? फर्स्ट मेंसुरेशन को बोला जाता है। वो कब होता है? 11 to 15 ईयर की एज में। ठीक है, जब कोई फीमेल 11 to 15 ईयर के बीच में किसी भी फीमेल को फर्स्ट मेंसुरेशन होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? मेनार्ज कहते हैं। ठीक है, मेनोपॉज क्या होता है? मेंसुरेशन का परमानेंटली सीज हो जाना मेनोपॉज कहलाता है। परमानेंट सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाता है? मेनोपॉज कहलाता है। ठीक है, ये कब होता है मेनोपॉज? 45 to 50 ईयर की एज में होता है। ठीक है, अब कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने के लिए। इसमें प्राइमोर्डियल फॉलिकल इंट्रा यूट्राइन लाइफ में कितने होते हैं? 6 to 7 मिलियन, यानी कि 60 से 70 लाख हैं। ठीक है, 6 to 7 मिलियन। 1 to 2 मिलियन मीन्स 10 से 20 लाख हैं। फिर ये कितने बचे प्यूबर्टी तक? 2 से 4 लाख बचे। फिर 400 to 500 जो होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं ना वुमेन्स लाइफ, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इंट्रा यूट्राइन में कितने हैं? 6 से 7, बट जब यूज़ होने का टाइम जब तक आया तब कितने बचे? 400 to 500। ठीक है, यूटिलाइज्ड इन अ वुमेन्स लाइफ। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इवेंट आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 इवेंट होते हैं, ओवेरियन इवेंट और यूटेराइन इवेंट। ओवेरियन इवेंट और यूटेराइन इवेंट ये साइमल्टेनियसली चलते हैं। ओवेरियन इवेंट में क्या चल रहा होगा? फॉलिकुलर फेज। तब यहाँ पर क्या चल रहा होगा? प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा होगा। ठीक है, ये साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, ये ओवरी में हो रहा होता है और ये चेंजेस यूट्रस में हो रहे होते हैं, इसलिए इन्हें ओवेरियन इवेंट कहा जाता है या इन्हें यूट्राइन इवेंट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉलिकुलर फेज होगी, साथ साथ यहाँ क्या चल रही होगी?
प्रोलिफरेटिव फेज, यहाँ पर लुटियल फेज चल रही होगी और यहाँ पर सिक्रीटरी फेज चल रही होगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसे देखते हैं और डिटेल में समझते हैं। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में क्या होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो इम्पॉर्टेंट होता है, ये एक्टिव कोऑर्डिनेशन होना इनका। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो हार्मोन्स रिलीज होंगे वो हमारी पूरी नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करेंगे। तो क्या होगा, प्यूबर्टी में हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होने लगेगा। ठीक है, जीएनआरएच स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी क्या करेगी, एफएसएच रिलीज करेगी, एफएसएच जाके ओवरी पे एक्शन करेगा और फॉलिकल को, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा और उसे ग्रो करवाएगा। और फॉलिकल, जब कोई एक फॉलिकल जो डोमिनेंट होगा वो ग्रो होगा और वही जाके रप्चर होगा और ओव्यूलेशन होगा। तो फॉलिकल से रिलीज होता है ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो एफएसएच क्या कर रहा है, ईस्ट्रोजन को रिलीज करवा रहा है। एफएसएच क्या कर रहा है, ईस्ट्रोजन को रिलीज करवा रहा है, किन से, फॉलिकल से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ईस्ट्रोजन जो होगा उसके कुछ काम है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो ईस्ट्रोजन रिलीज होगा तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच के लिए, क्योंकि ईस्ट्रोजन रिलीज हो गया। तो अब ईस्ट्रोजन को तो ज़रूरत नहीं है ना ईस्ट्रोजन की, क्योंकि जितना ज़्यादा एफएसएच होगा उतना ज़्यादा ईस्ट्रोजन बनेगा। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच के लिए, ताकि एफएसएच बनना कम हो जाए, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन बनना कम हो जाए। तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या करेगा, ये यूटेराइन एंडोमेट्रियम पे काम करेगा और क्या करवाएगा, प्रोलिफरेशन करवाएगा एंडोमेट्रियम का। साथ साथ दो इवेंट देखे थे, फॉलिकुलर इवेंट यानी कि फॉलिकुलर फेज और जो प्रोलिफरेटिव फेज, वो दोनों एक साथ चल रही थी। वो ओवरी में प्रोसेस हो रही थी और वो यूट्रस में। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ईस्ट्रोजन एक्ट ऑन यूटेराइन एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो यूटेराइन चेंजेस आएंगे, एंडोमेट्रियम ग्रो करेगा, प्रोलिफरेट करेगा और साथ साथ ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा एलएच सर्च के लिए। ईस्ट्रोजन का अमाउंट जब 200 पिकोग्राम पर ml से ज़्यादा हो जाएगा तब वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा हाइपोथैलेमस को, ताकि वो एलएच रिलीज करवाए। ठीक है, तो एलएच सर्ज होगा। एलएच का एक्शन क्या होगा, एलएच सर्ज होगा तो ओव्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है, एलएच सर्ज होगा तो ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन होने के साथ साथ एलएच क्या करेगा, थीका सेल्स से एंड्रोजन रिलीज करवाएगा और वो एंड्रोजन ग्रेन्युलोसा सेल की वजह से, ग्रेन्युलोसा सेल की हेल्प से ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। एलएच क्या करेगा, ओव्यूलेशन कराएगा और थीका सेल से एंड्रोजन रिलीज करवाएगा। एंड्रोजन जो होंगे वो ग्रेन्युलोसा सेल की वजह से ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एरोमेटेज एंजाइम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एरोमेटेज एंजाइम। और साथ साथ क्या होगा, एलएच जो है वो कार्पस लुटियम को मेंटेन करता है। तो कार्पस लुटियम, ओव्यूलेशन हो चुका, तो उसके बाद जो फॉलिकल बचा, ओवा निकल गया, उसके बाद जो फॉलिकल बचा वो क्या बन गया, कार्पस लुटियम बन गया। ठीक है, और ये प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन। अब इसके आगे की प्रोसेस हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट डे और ये 28 डे की साइकिल होती है, जिसमें 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ओवा रिलीज हो जाएगा और फॉलिकल रप्चर होगा और जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कि ओवा तो रिलीज हो गया, बाकी फॉलिकल क्या बन गया, कार्पस लुटियम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये पोर्शन मतलब कि 14 डेज से पहले फॉलिकुलर फेज चल रही होती है और प्रोलिफरेटिव फेज चल रही होती है। ठीक है, फॉलिकल धीरे धीरे ग्रो करता है, एंडोमेट्रियम भी धीरे धीरे ग्रो कर रही होती है। फिर यहाँ पर लुटियल फेज, क्योंकि यहाँ पर कार्पस लुटियम बन गया तो यहाँ से लुटियल फेज शुरू होती है। और सिक्रीटरी, सिक्रीटरी क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोलिफरेशन तो हो गया है एंडोमेट्रियम का, लेकिन वहाँ पे कुछ सिक्रीशन आने लगेंगी, ताकि अगर ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है तो वो एम्ब्रियो वहाँ पर इम्प्लांट हो सके और उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। इसके लिए यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी हो जाती है। ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 14 डे पे ओव्यूलेशन हुआ, ओवा रिलीज हो गया और बचा हुआ पोर्शन जो फॉलिकल है वो क्या, कार्पस लुटियम में कन्वर्ट हो गया। अब कार्पस लुटियम जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन, मेनली वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करेगा, उसके साथ साथ वो एस्ट्रोजन और इनहिबिन ए भी सिक्रीट करेगा। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन सेकेंडरी चेंजेस करेगा यूटेराइन एंडोमेट्रियम में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगी, वो सिक्रीटरी होगी। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, सेकेंडरी चेंजेस करेगा एंडोमेट्रियम में, जिसकी वजह से क्या होगी, वो सिक्रीटरी हो रही है। ईस्ट्रोजन उसमें हेल्प करेगा और इनहिबिन कार्पस लुटियम से रिलीज हो रहा है
ये नेगेटिव फीडबैक देगा FSH के लिए। ये इसका रोल क्या है कि ये नेगेटिव फीडबैक देता है FSH के लिए, ठीक है, क्योंकि कार्पस लुटियम मेंटेन की जाती है LH के द्वारा। याद रखिएगा LH ही है जो ओवल्यूशन करा रहा है, यानी कि बना कौन रहा है कार्पस लुटियम, इनडायरेक्टली LH ही इंपॉर्टेंट है ना ओवल्यूशन के लिए डायरेक्टली और कार्पस लुटियम के लिए इनडायरेक्टली, क्योंकि तब ओवल्यूशन होगा तभी वो कार्पस लुटियम बनेगा। तो LH रिस्पॉन्सिबल होता है कार्पस लुटियम फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इनहिबिन क्या करता है, इसका जो मेन काम होता है वो नेगेटिव फीडबैक भेजना होता है FSH के लिए। बट यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, कार्पस लुटियम धीरे धीरे, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 9 से 10 दिन होता है, ठीक है। उसके बाद ये डिजेनरेट होने लग जाती है। कार्पस लुटियम डिजेनरेट होगा तो ये सारे प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, इनहिबिन क्या होंगे, डिक्रीज होने लगेगा इनका अमाउंट। इनहिबिन डिक्रीज होने लगेगा तो FSH का अमाउंट जो है वो बढ़ने लगेगा। LH कम हो रहा है तो LH की वजह से क्या हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इनहिबिन कम हो रहा है क्योंकि कार्पस लुटियम डिजेनरेट कर रहा है और इनहिबिन बना कौन रहा है, कार्पस लुटियम बना रहा है। तो जब ये डिजेनरेट होगा तो इससे सिक्रीट होने वाले सारे हार्मोन्स भी क्या होंगे, कम होने लगेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, अब FSH का अमाउंट फिर से बढ़ने लगेगा और नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी। अब उसके साथ धीरे धीरे नेक्स्ट साइकिल की तैयारी होने लगेगी, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन लेवल मैक्सिमम होता है 8th डे पे। कब मैक्सिमम होता है, 8th डे पे आफ्टर ओवुलेशन। साइकिल के 8th डे पे नहीं है ये मैक्सिमम, ओवुलेशन के बाद 8वें दिन यानी कि 22nd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे प्रोजेस्टेरोन मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये क्या करता है प्रोजेस्टेरोन, यही नेगेटिव फीडबैक भेजता है FSH और LH के लिए। FSH और LH के लिए नेगेटिव फीडबैक भेजेगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। LH डिक्रीज हुआ तो कार्पस लुटियम डिजेनरेट होने लगी। इसने क्या किया, इसका अमाउंट बढ़ गया, ज़्यादा हुआ तो ये डिक्रीज होने लगी और ये LH डिक्रीज होने लगा तो कार्पस लुटियम डिजेनरेट। कार्पस लुटियम ही क्या बना रही थी, प्रोजेस्टेरोन भी डिक्रीज होने लगा। प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हुआ तो अब मेंटेन नहीं रह पाएगी एंडोमेट्रियम, अब वो शेड करने लगेगी। क्यों, क्योंकि यही तो उसे मेंटेन कर रहा था। तो ये अब क्या होगा, एंडोमेट्रियम शेड करने लगेगी। जब ओव्यूलेशन होता है तब कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं और जो कि यूट्रस में जाते हैं और उसमें क्या करते हैं, ये एक्सपेल्शन ऑफ एंडोमेट्रियम में हेल्प करते हैं। ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो कॉज करते हैं क्या, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और ये क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम को एक्सपेल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इन प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से क्या हो रहा है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, एक्सपेल्सन हो रहा है एंडोमेट्रियम का। और नॉर्मल जो मेंसेस होती है वो हमेशा डिसमेनोरिया होता है। नॉर्मल मेंसेस हमेशा पेनफुल होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं ये, और जब किसी भी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहाँ पर पेन होगा ही होगा, इसलिए नॉर्मल मेंसेस में पेन होता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन कराते हैं और यही क्या करता है, एक्सपेल्सन ऑफ एंडोमेट्रियम यानी कि ब्लीडिंग में हेल्प करता है। हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर है ये क्या है, ये FSH है, ठीक है। ये रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है LH को, और ये जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है ये क्या है, ईस्ट्रोजन है, और ये ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोजेस्टेरोन को। तो सबसे पहले क्या होगा, GnRH रिलीज़ होगा हाइपोथैलेमस से प्यूबर्टी के बाद, ठीक है। GnRH रिलीज़ होगा, उसके बाद क्या होगा, GnRH पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और क्या रिलीज़ करेगा, FSH रिलीज़ होगा पिट्यूटरी से। यहाँ पर FSH का लेवल कितना है, मतलब हाई है बहुत, तो FSH रिलीज़ होगा। FSH क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH, तो फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा और कोई एक फॉलिकल जो होगा वो डोमिनेट करेगा और वही ग्रो करेगा, बाद में वही रप्चर करेगा और ओवुलेशन होगा। तो जब फॉलिकल स्टिमुलेट हो जाएंगे तो क्या रिलीज़ होगा, ईस्ट्रोजन रिलीज़ होगा। ईस्ट्रोजन कितना रिलीज़ होगा, 200 पिकोग्राम तक लेवल जब जाएगा ईस्ट्रोजन का या उससे ज़्यादा चला जाएगा तब क्या होगा, ईस्ट्रोजन रिलीज़ होगा और उसके बाद क्या होगा, LH रिलीज़ होगा। ईस्ट्रोजन क्या करेगा, FSH को कम करवा देगा, ठीक है।
और क्या करेगा, LH रिलीज़ करवाएगा। ईस्ट्रोजन बढ़ा, FSH कम हो गया, FSH कम हो गया और LH बढ़ गया। ईस्ट्रोजन के बाद ही LH बढ़ा है, ठीक है। ईस्ट्रोजन के जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ने लगा FSH कम होने लगा, ईस्ट्रोजन के बाद क्या हुआ, LH बढ़ा है, ठीक है। LH सर्ज होगा तो क्या होगा, उसके बाद LH सर्ज के 24 to 48 आवर में ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है, ओव्यूलेशन हो जाता है। उसके बाद ओवर रिलीज हो गया तो जो फॉलिकल रप्चर हुआ वो क्या हो गया, वो बन गया कार्पस लुटियम। अब कार्पस 14 डे पे ओव्यूलेशन हो गया, उसके बाद जो फॉलिकल रप्चर हुआ था उससे ओवर रिलीज हो गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्पस लुटियम में कन्वर्ट हो गया। अब कार्पस लुटियम जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल को मेंटेन करेगा और प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज कराएगा। प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन बहुत कम अमाउंट में, बट ये मेनली क्या रिलीज कराएगा, प्रोजेस्ट्रॉन। और प्रोजेस्ट्रॉन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम को सिक्रीटरी रखता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, ठीक है। और कार्पस लुटियम की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, 10 दिन तक होती है अप्रॉक्स, ठीक है, 9 से 10 दिन की लाइफ होती है, यानी कि ओव्यूलेशन हुआ उसके 9 से 10 दिन तक ये क्या करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ा रहेगा, यानी कि ये रिलीज होता रहेगा प्रोजेस्ट्रॉन कार्पस लुटियम से। उसके बाद क्या होगा, 10 दिन के बाद कार्पस लुटियम जो है डिजेनरेट करने लगेगा। क्यों, क्योंकि अगर इम्प्लांटेशन हो जाता उस टाइम में तो क्या होता, वो मेंटेन करता प्रोजेस्ट्रॉन को, बट अब वो डिजेनरेट करने लगेगा। कार्पस लुटियम अब डिजेनरेट होने लगा है तो क्या, प्रोजेस्ट्रॉन डिजेनरेट होने लगेगा। अब प्रोजेस्ट्रॉन डिजेनरेट होगा तो एंडोमेट्रियम की शेडिंग होने लगेगी, एंडोमेट्रियम की शेडिंग होने लगेगी तो फीडबैक जाएगा, FSH कम हो गया है, FSH कम होगा, एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो रही है, सारे हार्मोन कम हो रहे हैं, तो अब क्या होगा, FSH का लेवल फिर से बढ़ने लगेगा। तो ये यहाँ से क्या है, ये एक नई साइकिल शुरू होने लगी, धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है FSH का लेवल, तो यहाँ से क्या है, एक नई साइकिल शुरू होने लगी। तो इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट होती है और उसी के साथ साथ जब एक ख़त्म हो रही होती है, उसकी मेंसेस मतलब ब्लीडिंग हो रही होती है, तभी ये नई साइकिल शुरू होती है और यहाँ पर रीजनरेशन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात, जो एंडोमेट्रियम है उसके 2 जोन होते हैं, एक होता है बेसल जोन और एक होता है फंक्शनल जोन। तो बेसल जोन 1 mm का होता है और जो फंक्शनल जोन होता है वो वेरी करता है 12 to 14, किसी किसी में ये 12 to 16 भी वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करता है, मेंटेन रहता है और इसी से हमेशा फंक्शनल जोन बार बार रीजेनरेट होता रहता है, ठीक है। तो जो भी ग्रोथ होती है वो फंक्शनल जोन होती है और यही शेड होने लगता है। शेड क्यों होता है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है एंडोमेट्रियम, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होने लगती है और ये सारे हार्मोन्स इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सारा फंक्शनल जोन जो होता है वो शेड होता है, ठीक है, एंडोमेट्रियम का। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, द फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जस्ट प्रियर टू द ओव्यूलेशन मेजर अबाउट 20 mm। मतलब अगर फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का साइज पूछा जाए तो वो कितना होता है, 20 mm का होता है फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ बात और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जो प्रोलिफरेशन होता है वो 5th 6 से 14 डे तक होता है, 5th 6 से 14 डे तक, और उसके बाद क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।